भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2019 से 2024 तक का जो समय रहा है वो काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है। तो आज हम इसी दौर की थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो सामग्री है वो पार्टी के सामने जो चुनौतियां आई, अंदरूनी जो खींचतान चली और अपनी खोई जमीन वापस पाने की जो कोशिशें हुई, उन पर एक गहरी नजर डालती है। तो आज हमारा मकसद क्या है? हम मिलकर इन स्रोतों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि भाई 2019 की वो जो बड़ी हार थी, उसके बाद कांग्रेस ने किन मुश्किलों का सामना किया, नेतृत्व के मोर्चे पर क्या हलचल रही और पार्टी ने खुद को मतलब प्रासंगिक बनाए रखने के लिए क्या रास्ते अपनाए। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, शुरुआत यहीं से करते हैं कि 2019 में लगातार दूसरी बार लोकसभा हारना वो कांग्रेस के लिए महज एक चुनावी आंकड़ा नहीं था। हाँ, ये बात तो है। जैसा कि उपलब्ध विश्लेषण इशारा करता है, ये पार्टी के भीतर एक गहरा आत्ममंथन, थोड़ी दिशाहीनता और यहाँ तक कि बिखराव के दौर का कह सकते हैं आगाज था। अच्छा। इसने पार्टी के वजूद पर और भविष्य की राह पर मतलब गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। कई जानकार इसे पार्टी के इतिहास के सबसे मुश्किल दौरों में से एक मानते हैं। तो 2019 की हार के फौरन बाद क्या हुआ? जो दस्तावेज हमने देखे उनसे पता चलता है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। हाँ, वो एक बड़ा कदम था। ये एक बड़ा फैसला था जिसने अचानक पार्टी को एक तरह से नेतृत्व के खालीपन में धकेल दिया। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि इस खालीपन को भरने के लिए सोनिया गांधी ने एक बार फिर अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर कमान संभाली। लेकिन विश्लेषण ये भी दर्शाता है कि उनकी वापसी के बावजूद पार्टी कार्यकर्ताओं में वो जो एक नया जोश चाहिए था या अंदरूनी भ्रम को पूरी तरह खत्म करना था, वो शायद मुश्किल साबित हुआ। अच्छा। ऐसा लगता है कि एक स्पष्ट उत्तराधिकार योजना का न होना वो अनिश्चितता को लगातार बढ़ाता रहा और इसी दौर में पार्टी की जो संगठनात्मक कमजोरियां थीं वो और खुलकर सामने आ गईं। ये बात वाकई गौर करने लायक है कि कैसे नेतृत्व का ये संकट सिर्फ ऊपर तक ही नहीं रहा, बल्कि इसका असर पूरे संगठन पर महसूस किया गया। बिल्कुल। उपलब्ध सामग्री इस बात पर रोशनी डालती है कि इस अनिश्चितता ने पार्टी के फैसले लेने की रफ्तार और जमीनी स्तर पर सक्रियता दोनों को कहीं न कहीं प्रभावित किया। निश्चित रूप से। और जब संगठन में ऐसी स्थिति बनती है तो अक्सर अंदरूनी असंतोष की आवाजें भी उठने लगती हैं। हाँ, सही बात है। ठीक ऐसा ही कांग्रेस में भी देखने को मिला। यहीं पर वो G23 समूह का जिक्र आता है ना? हाँ बिल्कुल। जानकारी के मुताबिक ये कांग्रेस के ही कुछ मतलब काफी अनुभवी नेताओं का समूह था, जिन्होंने खुलकर पार्टी के काम करने के तरीके और नेतृत्व पर सवाल उठाए। इन नेताओं ने सोनिया गांधी को एक चिट्ठी भी लिखी थी जिसमें पार्टी के अंदर संगठनात्मक चुनाव कराने, जिम्मेदारी तय करने और पार्टी में नई ऊर्जा लाने जैसी मांगें शामिल थीं। हाँ। ये कांग्रेस जैसी पार्टी के लिए काफी असाधारण कदम माना गया उस वक्त। असाधारण ही नहीं बल्कि कई मायनों में अभूतपूर्व भी। जैसा कि विश्लेषण में बताया गया है, कांग्रेस की एक स्थापित हाई कमांड संस्कृति रही है। हाँ, वो तो है। जहां केंद्रीय नेतृत्व के फैसलों पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाना बहुत आम नहीं था। ऐसे में ये खुला विरोध महज कुछ नेताओं का असंतोष नहीं था, बल्कि यह पार्टी की पारंपरिक कार्यशैली के खिलाफ एक बड़ी चुनौती थी। इसने पार्टी के भीतर चल रहे गहरे मतभेदों को सतह पर ला दिया। इसे पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र और नेतृत्व की शैली पर एक गंभीर टिप्पणी के तौर पर भी देखा जा सकता है। तो मतलब ये सिर्फ एक व्यक्ति विशेष या नेतृत्व का संकट नहीं था, बल्कि ये पार्टी के पूरे ढांचे और संचालन के तरीके पर एक बुनियादी बहस छेड़ने की कोशिश थी। हाँ, कह सकते हैं। G23 की मांगें जैसे आंतरिक चुनाव और जवाबदेही कहीं ना कहीं पार्टी में एक बड़े बदलाव की जरूरत की तरफ इशारा कर रही थी। बिल्कुल। और ये समझना भी जरूरी है कि ये अंदरूनी कश्मकश सिर्फ दिल्ली के गलियारों तक सीमित नहीं थी। अच्छा। इसका असर धीरे धीरे राज्यों में पार्टी के प्रदर्शन पर भी पड़ रहा था। लेकिन उस पर आने से पहले राहुल गांधी की एक और बड़ी पहल का जिक्र करना जरूरी है, जिसने काफी ध्यान खींचा। आप भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं? हाँ, भारत जोड़ो यात्रा। हाँ, 2022 में शुरू हुई ये यात्रा एक बड़ा आयोजन थी। जो विवरण उपलब्ध है उनके अनुसार यह कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हजारों किलोमीटर की पदयात्रा थी। इसके पीछे का विचार क्या था? देखिए, इसके पीछे कई विचार थे। सामग्री से यह स्पष्ट होता है कि इसका एक प्रमुख लक्ष्य राहुल गांधी की छवि को बदलना था, उन्हें एक गंभीर और जनता से सीधे जुड़ने वाले नेता के रूप में पेश करना। हाँ, वो एक मुख्य लक्ष्य था। साथ ही इस यात्रा के जरिए कांग्रेस
एकता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय जैसे उन मूल्यों पर जोर देना चाहती थी जिन्हें वो अपनी विचारधारा का आधार मानती है। बिल्कुल। यह सीधे लोगों के बीच जाकर संवाद कायम करने का एक बड़ा प्रयास था। और इस यात्रा का प्रभाव क्या रहा? कई विश्लेषण मानते हैं कि इससे राहुल गांधी की व्यक्तिगत छवि और विश्वसनीयता में निश्चित रूप से इजाफा हुआ। जमीनी स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं में भी एक नई ऊर्जा और उत्साह देखने को मिला। महीनों तक लगातार चलना, अलग अलग प्रदेशों की संस्कृतियों से रूबरू होना, विभिन्न समुदायों की बातें सुनना, इसने मीडिया का ध्यान तो खींचा ही। हाँ, वो तो काफी खींचा। साथ ही राहुल गांधी की एक ज्यादा परिपक्व और कह सकते हैं जुझारू छवि भी बनाई। लेकिन यहाँ एक पेच है जिस पर विश्लेषण ध्यान दिलाता है। ऐसा लगता है कि यात्रा से जो माहौल बना, जो एक हवा बनी, उसे चुनावी नतीजों में बदलना एक अलग चुनौती साबित हुई। हाँ, और यही इस यात्रा के विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। सामग्री सवाल को प्रमुखता से उठाती है कि व्यक्तिगत लोकप्रियता में बढ़ोतरी और जमीनी स्तर पर दिखे उत्साह के बावजूद यह सब बड़े पैमाने पर चुनावी जीत में क्यों नहीं तब्दील हो पाया? हाँ, ये बड़ा सवाल है। क्या पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में थी जो इस ऊर्जा को वोटों में नहीं बदल सका, या फिर क्या पार्टी अपना संदेश मतदाताओं तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने में कहीं चूक गई? ये एक जटिल सवाल है जिसके जवाब शायद उतने सीधे नहीं है। यानी यात्रा ने एक नई उम्मीद तो जगाई, लेकिन कांग्रेस के सामने जो बड़ी चुनावी चुनौतियां थीं, उनका हल शायद इसमें पूरी तरह नहीं मिला। शायद नहीं। और इसी पृष्ठभूमि में राज्यों में पार्टी की स्थिति भी एक चिंता का विषय बनी हुई थी। हाँ, बिल्कुल। हाँ, राष्ट्रीय राजनीति की उठापटक के बीच राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहा? जो आंकड़े और विश्लेषण हमारे पास हैं, वे दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राजनीतिक रूप से बेहद अहम राज्यों में, हाँ, बड़े राज्य हैं ये, पार्टी लगातार कमजोर होती गई। ये वो राज्य हैं जहां लोकसभा की काफी सीटें हैं और जो राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इन राज्यों में कांग्रेस को न सिर्फ भाजपा की चुनौती का सामना करना पड़ा, बल्कि जो शक्तिशाली क्षेत्रीय दल उभरे, हाँ, उनका भी बड़ा रोल रहा। उन्होंने भी उसके लिए मुश्किलें खड़ी की। विश्लेषण ये बताता है कि इन राज्यों में या तो भाजपा का सीधा दबदबा कायम हो गया, या फिर मजबूत क्षेत्रीय पार्टियों ने अपना आधार इतना फैला लिया कि कांग्रेस के लिए अपनी खोई हुई जगह वापस पाना लगभग नामुमकिन सा हो गया। ये भारतीय राजनीति में हो रहे एक बड़े बदलाव को भी रेखांकित करता है, क्षेत्रीय ताकतों का लगातार मजबूत होना। लेकिन ऐसा नहीं है कि पार्टी को हर जगह निराशा ही हाथ लगी। कुछ राज्यों में कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब भी हुई है ना? हाँ, बिल्कुल। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में पार्टी ने जीत दर्ज की। हाँ। लेकिन यहाँ भी विश्लेषण एक दिलचस्प बात सामने लाता है। इन राज्यों में मिली जीतें अक्सर स्थानीय मुद्दों, प्रभावी स्थानीय नेतृत्व और तात्कालिक राजनीतिक समीकरणों का नतीजा थी। अच्छा, मतलब कोई राष्ट्रीय लहर नहीं थी। ऐसा नहीं लगता कि ये किसी राष्ट्रीय व्यापी कांग्रेस लहर का हिस्सा थी। उदाहरण के लिए कर्नाटक में भ्रष्टाचार का मुद्दा और स्थानीय नेताओं की रणनीति ने अहम भूमिका निभाई। यह फिर से उसी बात की पुष्टि करता है कि भारतीय राजनीति कितनी विविध है। और राष्ट्रीय स्तर की चुनौतियों के बावजूद राज्य स्तर पर कांग्रेस अभी भी मुकाबले में बनी हुई है, भले ही जीत के कारण ज्यादातर स्थानीय हो। तो तस्वीर काफी मिलीजुली दिखती है। राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और दिशा का संकट, वहीं राज्यों में कहीं हार तो कहीं स्थानीय दम पर जीत। इसी माहौल में देश 2024 के आम चुनावों की तरफ बढ़ रहा था और कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती थी। बहुत बड़ी चुनौती। 2024 के चुनावों से पहले कांग्रेस ने एक बड़ी राजनीतिक पहल की। उपलब्ध जानकारी के अनुसार पार्टी ने कई विपक्षी दलों को साथ लाकर इंडिया नाम का एक गठबंधन बनाने में केंद्रीय भूमिका निभाई। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण कदम था। जैसा कि बताया गया है, इस गठबंधन का मुख्य उद्देश्य सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को एक संयुक्त चुनौती देना था। ये बिखरे हुए विपक्ष को एक मंच पर लाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास था। लेकिन देखिए, गठबंधन बनाना एक बात है और उसे प्रभावी ढंग से चलाना दूसरी। हाँ, वो तो है। विश्लेषण कुछ बुनियादी चुनौतियों की ओर इशारा करता है, जैसे गठबंधन का सर्वमान्य नेता कौन होगा, अलग अलग विचारधाराओं और क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं वाली पार्टियों के बीच तालमेल कैसे बैठेगा, भविष्य की साझा रणनीति क्या होगी। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर अनिश्चितता बनी हुई है, जैसा कि अक्सर ऐसे बड़े गठबंधनों में होता है। सामग्री यह भी संकेत देती है कि कांग्रेस पार्टी अब भी आधुनिक भारतीय राजनीति के बदलते परिदृश्य में अपनी सटीक भूमिका और उद्देश्य को नए सिरे से परिभाषित करने की जद्दोजहद कर रही है। बिल्कुल। ये गठबंधन बनाना उसी दिशा में एक कदम तो है, लेकिन क्या ये काफी होगा?
ये तो भविष्य ही बताएगा कि ये गठबंधन कांग्रेस के खुद के पुनरुत्थान में कितना मददगार साबित होता है। क्या कांग्रेस इस गठबंधन के सहारे अपनी खोई हुई राष्ट्रीय जमीन वापस पा सकेगी, या फिर उसे गठबंधन के भीतर ही अपनी पहचान और नेतृत्व क्षमता को साबित करने के लिए संघर्ष करना होगा? हाँ, ये भी एक पहलू है। विश्लेषण इन सवालों को भविष्य के गर्भ में ही छोड़ता है। तो इस पूरी बातचीत और हमारे पास मौजूद सामग्री के आधार पर हम क्या कह सकते हैं? ये बिल्कुल साफ है कि 2019 से 2024 का दौर कांग्रेस के लिए एक तरह से अपने अस्तित्व को बचाने और खुद को फिर से स्थापित करने के संघर्ष का दौर रहा है। हाँ, एक अस्तित्व का संकट कह सकते हैं। ऐसा लगता है कि पार्टी अपने गौरवशाली अतीत की विरासत और भविष्य की अनिश्चितताओं के बीच कहीं फंसी हुई है। नेतृत्व का संकट, पार्टी के भीतर से उठी बगावत, राज्यों में घटता जनाधार और फिर गठबंधन की राजनीति के जरिए वापसी की कोशिश, ये सब इसी गहरे मंथन का हिस्सा रहे हैं। हाँ, और जो सामग्री हमने देखी वो इस पूरी कहानी को इसी तरह पेश करती है। एक समय की सबसे प्रभावशाली पार्टी का खोया हुआ प्रभुत्व, अंदरूनी कला और भारत के बदलते लोकतांत्रिक माहौल में अपनी नई जगह तलाशने की एक निरंतर कोशिश। ये सिर्फ एक राजनीतिक दल के उतार चढ़ाव की कहानी नहीं है, बल्कि ये समकालीन भारतीय राजनीति के बदलते समीकरणों, नई सामाजिक सच्चाइयों और एक बेहद शक्तिशाली प्रतिद्वंदी के सामने एक ऐतिहासिक पार्टी के खुद को ढालने के संघर्ष का भी प्रतिबिंब है। वाकई ये एक जटिल और कई परतों वाली कहानी है, जिसके मायने गहरे हैं। बिल्कुल। आज की इस गहन पड़ताल के बाद एक सवाल मन में रह जाता है, जिस पर शायद आगे भी सोचने की जरूरत है। क्या कांग्रेस पार्टी अपने इस ऐतिहासिक बोझ और आज की कड़वी राजनीतिक सच्चाइयों के बीच एक संतुलन साध पाएगी? ये बड़ा सवाल है। क्या वो भविष्य में एक मजबूत, विश्वसनीय और समकालीन राष्ट्रीय विकल्प के तौर पर फिर से उभर सकती है? ये एक बड़ा सवाल है, जिसका जवाब भारतीय लोकतंत्र के भविष्य के लिए भी अहमियत रखता है।